थम्स अप डालो एक बार भैया, आवाज एकदम क्लियर है। हाँ जी, आवाज क्लियर है। चलो ऑल राइट, ठीक है भाई। ओके, तो सबसे पहले 5 कॉन्सेप्ट्स, जैसा कि हम पहले 5 कॉन्सेप्ट्स करते हैं, तो आज का पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1, जो कि अक्सर हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसको पहले मैं थोड़ा सा पिक्चर मेथड से आपको समझाता हूँ, फिर उसको आगे नोट्स आपको दिखाएंगे कि आपको कैसे लिखना है। क्या है आज का कॉन्सेप्ट 1? आज के हिसाब से हमारा कॉन्सेप्ट 1 क्या है, समझो। देखो, हम सभी जानते हैं कि जनरली, पिक्चर बनाते हुए चलना मेरे साथ, है ना। अगर कभी भी हमें सिंस और फॉर, ये दो प्रेपोजिशन दी हो, और इनके साथ दिया होगा हमें क्या, टाइम दिया होगा। सिंस और फॉर के साथ क्या दिया होगा, टाइम दिया होगा। सिंस और फॉर के साथ कौन सा टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम। और सिंस के साथ कौन सा टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमें एग्जामिनर क्या करता है, हमसे पूछता है कि कौन सा टेंस करेगा, यूज होगा। जनरली वो हमें क्या देता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जब हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। अब इस बात को समझो। जैसे मैंने सपोज करो आपसे कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं। क्या बोला मैंने, मैं पढ़ा रहा हूं। तो इसका मतलब मैं जिस समय बोल रहा हूं उस समय पढ़ाने का काम चल रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं, जिस समय बोला उस समय पढ़ाने का काम चल रहा है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लेकिन मैंने बोला मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो अब इसका मतलब मैंने ये चीज क्या ऐड कर दिया, टाइम ऐड कर दिया। और सुबह से मतलब पास्ट से, इसका मतलब हुआ कि जब भी कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और चलते 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 अभी भी हो रहा हो, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन एग्जामिनर बोलेगा नहीं, वहां पर क्वेश्चन बोलेगा नहीं, तो बोलेगा वहां पर कौन, टाइम बोलेगा। तो आपको वहां पर क्या दिया होगा, सिंस और फॉर की मदद से टाइम दिया होगा। अगर पीरियड ऑफ टाइम होगा तो वहां पर लगेगा फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो वहां पर लगेगा सिंस। इसी बात को और थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए मैं आपकी थोड़ी सी मदद करता हूं और आप थोड़ी मेरी मदद करिए। मुझे बताइए, अगर 2 डेज दिया होगा तो आप इसके साथ सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में स्पैम करो। अगर 2 डेज दिया होगा तो उसके साथ क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे या फॉर लगाओगे। अगर मान लो NR दिया होगा कि भैया 1 घंटे से वो पढ़ाई कर रहा है, तो इसके साथ क्या लगाओगे। अगर उसने मान लो हमें दे दिया लास्ट संडे, तो आप इसके साथ किसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है, सिंस लगाओगे या फॉर लगाओगे। अगर मान लो उसने हमें दे दिया लास्ट 3 डेज, जिनमें बच्चे अक्सर फंसते हैं, मैं वहीं टॉपिक को उठाऊंगा, लास्ट 3 डेज, तो इसके साथ आप क्या यूज करोगे। एक बार फिर से देख लो, पहले में क्या लगाओगे, दूसरे में क्या लगाओगे, तीसरे में क्या लगाओगे। पहला, दूसरा, तीसरा, 1 2 3 करके कमेंट बॉक्स में स्पैम करते रहो। चौथे में क्या लगाओगे, फिर मैंने पूछा आपसे आयर, इसमें आप क्या लगाओगे। फिर मैंने आपसे पूछा यस्टरडे, इसके साथ आप क्या लगाओगे। फिर मैंने आपसे पूछा मैरिज, इसमें आप क्या लगाओगे। 5 6 7, नेक्स्ट। फिर मैंने आपसे पूछा 7 AM, इसके साथ क्या लगाओगे। फिर मैंने आपसे कहा, पूछा इसके साथ क्या लगाओगे। फिर मैंने आपसे पूछा इसके साथ क्या लगाओगे। इसके साथ क्या लगाओगे। अगर ये सब तुमने सॉल्व कर दिया तो तुम एग्जाम में मार नहीं खा सकते। 5 6 7 8 9 10 और 11, क्या क्या यूज करोगे, फटाफट बताओ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अब अपने चेक करना और 11 में से मुझे स्कोर बताना कि भैया मेरा 11 में से स्कोर ये है। 2 डेज के साथ क्या यूज करोगे। देखिए 2 डेज क्या है, एक ड्यूरेशन है, पीरियड है, 2 दिन का अंतराल, तो इसे हम लोग यूज करेंगे फॉर। अपना स्कोर बताते जाना, जिस जिसका भी सही हो रहा है कमेंट में दिल फेंक के मारो। जब भी सही हो जाए कमेंट बॉक्स में दिल फेंक दो कि भैया मेरा ये वाला सही है। एनआर, एनआर कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, 1 घंटा एक ड्यूरेशन है, तो इसके लिए भी आएगा फॉर।
लास्ट संडे, अब लास्ट संडे क्या है, पॉइंट है। लास्ट संडे क्या है, एक पॉइंट है, ये एक ड्यूरेशन नहीं है। तो पॉइंट है तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा सिंस हो जाएगा। फिर आते हैं अगले पे, लास्ट 3 डेज। अब यहां पे लास्ट है, यहां पे भी लास्ट है, लेकिन संडे इज द नेम ऑफ द डे। और जब किसी चीज का नाम दिया होता है, हमेशा याद रखना, नाम किस में काउंट होता है, पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, नाम किसी भी चीज का होगा तो वो पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा। ऐसे ही यहां पर 3 डेज क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, तो यहां पर लगेगा फॉर द लास्ट, ठीक है, फॉर द लास्ट 3 डेज। अ ईयर, ये नाम नहीं है किसी का, एक साल का क्या है, ड्यूरेशन है, तो इसके साथ भी फॉर अ ईयर। यस्टरडे क्या है, ध्यान रखना, यस्टरडे इज अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, यस्टरडे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ये एक ड्यूरेशन नहीं है, यस्टरडे एक ड्यूरेशन नहीं है, पीरियड नहीं है, यस्टरडे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस यस्टरडे। मॉर्निंग क्या है, सॉरी मॉर्निंग कह रहा हूं, मैरिज क्या है, ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि भाई जब शादी हुई थी तब, तो इसको भी हम पॉइंट ऑफ टाइम में कंसीडर करेंगे, ये एक ड्यूरेशन नहीं है, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, सिंस ही कंसीडर किया जाएगा। अगला 7 AM, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है कि भैया 7 बजे से, तो इसके साथ भी क्या आएगा, सिंस ही आएगा। पास्ट 3 डेज, ये भी क्या है, एक ड्यूरेशन है, तो इसके साथ क्या होगा, फॉर यूज होगा। लास्ट मंथ, लास्ट मंथ क्या है, एक ड्यूरेशन नहीं है, लास्ट मंथ क्या है, एक ड्यूरेशन नहीं है। ठीक है, लास्ट मंथ, जैसे मैंने मान लो पिछला महीना क्या था, ये कह दूं लास्ट मंथ इज इक्वल टू, है ना, तो लास्ट मंथ इज इक्वल टू जो महीना दिया होगा, तो लास्ट मंथ कह, या मैं यहां पर मान लो जून कह दूं, तो सिंस जून, सिंस लास्ट मंथ, तो यहां भी आ जाएगा सिंस। और दिवाली क्या है, एक त्योहार का नाम है, तो ये भी क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। 11 में से अपना स्कोर बताओ कि भैया मेरा स्कोर ये रहा है। आज के बाद आप शायद मेरे हिसाब से कभी भी सिंस और फॉर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं लोगे। ठीक है, चलो अब इसी बात को हमने क्या कर दिया, हिंदी में लिख के दे दिया। अगर कोई क्रिया यानी कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट तक लगातार चल रहा हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा जाता है। इससे बढ़िया हिंदी में आपको कुछ नहीं मिल सकता। पूरी मैंने मतलब पिक्चर भी बना दी और हिंदी में भी लिख के दे दिया। सबसे बड़ी बात है इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी वो समझो। सबसे पहले दिया होगा आपको स्ट्रक्चर, उसके बाद दिया होगा आपको हैज हैव हेल्पिंग वर्ब दिया होगा, फिर उसके पीछे लगेगा बीन। बीन का लगना यहां पर बहुत जरूरी है, इस बात को अपने दिमाग में रखना, क्योंकि बीन के बिना आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। तो हैज और हैव के पीछे क्या लगाओगे, बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दोगे, आईएनजी। तो ये आईएनजी किसकी वजह से लग जाता है, बीन की वजह से। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और कमाल की बात है यहां खेल होगा सिंस और फॉर का, और फिर आएगा आपका टाइम। ठीक है, सिंस और फॉर का प्रयोग वो भी मैंने बता दिया आप लोगों को, है ना, कि कहां यूज होगा, जैसे सिंस मंडे, सिंस 5 PM, सिंस 2010। ठीक, ऐसे ही फॉर का, फॉर 3 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है जी, अब आते हैं एग्जाम्पल पे। चलो पहला क्वेश्चन मान लो उसने क्या दिया हुआ है, मोहित इज स्टडिंग इंसिसेंटली। इंसिसेंटली का मतलब क्या होता है भाई, इंसिसेंटली का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअसली, यानी कि लगातार। अब इसमें गलती क्या है, देखो जैसे आपने क्वेश्चन को देखा होगा आपके दिमाग में दो बातें आई होंगी। एक तो 3 आवर्स जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ आप सिंस नहीं लगाते, क्या लगाते हो, फॉर लगाते हो। दूसरी बात, जैसे ही सिंस और फॉर दिया वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपने देखा यहां पर कि फॉर 3 इयर्स, 3 सालों से, तो फॉर सही लगा हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर सही लगा हुआ है। अच्छा, हैव, पहली बात तो पूजा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैव की जगह क्या होगा, हैज होगा। दूसरा, डायरेक्ट आईएनजी नहीं आ सकता, तो हमें यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ेगा, और इसके पीछे फिर आईएनजी लगेगा। मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को यह बात समझ में आ गई होगी। अब कमेंट बॉक्स में थम्स अप डालो कि भैया ये वाला कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर हो गया, और यहां पिक्चर ने तो सब कुछ ही क्लियर कर दिया कि अगर कभी भी हमें टाइम दिया होता है सिंस और फॉर के साथ, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। कौन सा टेंस बनाते हैं इसको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और सिंस कहां आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और फॉर कहां आता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ। तो होपफुली ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश जी शाबाश। अब आते हैं आज का कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर में क्या सिखाता है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 को समझने के बाद अब हम चलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1 को समझने के बाद हम चलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ। 1 आपने समझ ही लिया है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमें क्या बताता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन जो हम सीखने वाले हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन से पूछता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि पहली कैटेगरी है एवरीवन, समवन, एनीवन, एवरीबॉडी, नो वन, एनीबॉडी, समबडी। ठीक है,
नोबडी। ये हमारे कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो कैसे कंसीडर किए जाते हैं, सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। इनके साथ अगर वर्ब पूछेगा तो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब पूछेगा। और इनकी खास बात है कि इनके साथ जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है वो क्या आता है, हिज। जनरली पेपर में क्या दे देगा आपको, वंस लगा के देगा जो कि गलत होगा, या क्या दे देगा पेपर में आपको, देयर देगा जो कि गलत होगा। वंस आता है जब आपका सब्जेक्ट वन होगा तभी वंस आएगा, देयर आता है जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तभी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है जी, आइएगा अब समझिए इस बात को कि जब भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन एवरीवन, नो वन, एनीवन, समवन दिया होगा, क्या क्या दिया होगा एक बार कमेंट बॉक्स में बताना लिख के, एवरीवन, नो वन, एनीवन, समवन, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी। तो इनके साथ कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। इनके साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या रहेगा, हिज रहेगा। लेकिन अगर एवरीथिंग कर दिया, अब ये थिंग मतलब नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, और इनका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, इट्स होगा। इट्स क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको डिनोट करता है, पर्सन को डिनोट करता है, तो इसीलिए यहां पर हमने क्या ले लिया, हिज ले लिया यहां पर। तो इन दोनों का डिफरेंस ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसमें इट्स क्यों आया, क्योंकि वो नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर हिज क्यों आया, क्योंकि ये पर्सन को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब इसी के हिसाब से जब हमने एग्जांपल देखने की कोशिश की तो एग्जांपल में पहला एग्जांपल इसने दिया था, एवरीवन हैज ऑब्लिक हैव कंप्लीटेड हिज ऑब्लिक देयर होमवर्क। हर किसी ने अपना काम पूरा कर लिया। सबसे पहले एवरीवन यहां क्या कंसीडर होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरे भाई वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। जब सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, तो एडजेक्टिव भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो यहां पर देयर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करूं तो नोबडी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ हम वर्ब में क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, केयर्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, एवरीथिंग, तो एवरीथिंग कैसा सब्जेक्ट होगा, ये भी सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। लेकिन आगे चल के क्या समस्या है, एवरीथिंग सिंगुलर है तो यहां पर इस बार पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, इट्स होगा, यानी कि देयर नहीं होगा। फिर आते हैं, फिर आते हैं समथिंग पे। समथिंग भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर ये भी सिंगुलर है तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इज होगा। जिसका भी सही उत्तर बैठा हो फटाफट कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के कि भैया एकदम क्लियर है, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। जो आपने ये अभी इंडेफिनिट प्रोनाउन वाला केस सिखाया है, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, सबबडी, नो वन, नोबडी वाला, एवरीथिंग, समथिंग वाला, ये पूरा हमें क्लियर है और चारों क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सही हैं। तो फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या सिखाता है हमें और कौन सा कॉन्सेप्ट हम करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे इसमें आपकी थोड़ी सी मदद की जरूरत पड़ेगी। आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं तो फिर मैं आपको यह सिखाने की कोशिश करता हूं। क्या आप तैयार हैं सभी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस। एक दिन दोस्तों मैंने प्राचीन काल में आपको एक बात सिखाई थी। मैंने आपको लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल सिखाया था। अगर सिखाया था तो कमेंट बॉक्स में लिखिए भैया यस, और अगर नहीं सिखाया था तो लिखिए नो। प्राचीन काल में मैंने आपको लिटिल, लिटिल, द लिटिल सिखाया था, तो मैं आज आपको सिखा रहा हूं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। ये कुछ कहानी है जो बड़ी परेशान करती हैं। मैंने जानबूझ के उस दिन आपको आधा सिखाया था क्योंकि लिटिल वाले केस सारे पढ़ लो, तो आज फ्यू वाले पढ़ लो। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है, पढ़ाया था, बहुत बढ़िया। तो उसी से रिलेट करता हूं। मैंने लिटिल बताया था आपको ना के बराबर। अब मान लो ये एक ग्लास ही है, मैं ग्लास ही समझा रहा हूं। इस ग्लास में, ठीक है, कुछ कंचे पड़े हैं। अच्छा कंचे तो काउंट हो जाएंगे, नहीं, नहीं, कोई टॉफी पर, टॉफी ले लो, टॉफी, ठीक है। लेकिन कितनी टॉफियां हैं, ना के बराबर टॉफियां हैं, मतलब बहुत ही कम है, मतलब नेग्लिजिबल समझ लो, ना के बराबर। तो सबसे पहले फ्यू के पीछे हमेशा कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। अ फ्यू के पीछे कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। द फ्यू के पीछे कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के पीछे कैसा नाउन आता है, अनकाउंटेबल आता है। इनके पीछे प्लूरल आता है। तो मेरे भाई यहां पर कितना होगा, ना, ना या ने, ना के बराबर संख्या। क्या तुम में से कोई मुझे बता सकता है मैं संख्या क्यों बोल रहा हूं यहां पर, कुछ कुछ संख्या, मैं किस संख्या की बात कर रहा हूं यहां पर। अब यहां पर टॉफी जो है ना वो कुछ हो गई। और जो बच्चा वो नोट्स बनाता है ना भाई, भाई थोड़ा सा अच्छे से बनाना ये पिक्चर, कभी मेरी तरह ये कवाड़ कर दे, बिल्कुल कचरा कर दे, है ना। तुम थोड़ा सा अच्छे से बनाना इन बच्चों के लिए, है ना, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में बिल्कुल एकदम मजा आना चाहिए बाद में। अच्छा, ये तो हो गई ना के बराबर टॉफियां, ये हो गई कुछ टॉफियां। अब इसमें हमने कहा कि भैया कितनी टॉफियां, तो हमने कहा भैया जितनी टॉफियां हैं वो सारी। जैसे एक बात बताओ, मेरे पीछे एक बॉक्स है,
बताना कितनी टॉफियां इसमें, दिख तो नहीं रहा, बताना कितनी टॉफियां हैं। आपने कहा भैया पता नहीं कितनी टॉफियां हैं, लेकिन आपने कहा जितनी भी है ना सारी दे दो, जितनी टॉफियां हैं सारी टॉफी दे दो, आज टॉफी खाने का मन कर रहा है, ठीक है। तो तीसरा के देखो, अगर ये वाला केस होता तो इसमें पता है ना के बराबर, अगर ये वाला केस होता तो पता है थोड़ी सी, लेकिन इस वाले केस में मैं बार बार सिखाना चाह रहा हूं आपको कि इस वाले केस में आपको पता नहीं होता, तो इसे हम कहते हैं कि भैया जितनी भी टॉफियां हैं, जितनी भी टॉफियां हैं वो कितनी है भैया, जितनी भी टॉफियां हैं वो सारी। तो तुम्हें नहीं पता था इसमें कितनी टॉफियां हैं, ठीक है, तुम्हें नहीं पता था कि कितनी टॉफियां हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब इसमें हमें पता नहीं होता। तो जो बिल्कुल गधे बच्चे हैं, गधे सुने, गधे, पता नहीं होता, उनके लिए लिख रहा हूं मैं यहां पर, क्योंकि वो भूल जाते हैं, वो बाद में कहते हैं यार ये वाला समझ ही नहीं आया, तो अब मैंने लिख दिया। और जो बच्चा नोट्स बनाता है ना वो क्लाउड में ऐसे बिल्कुल अलग लिख देगा, पता नहीं होता, इसीलिए यहां पर लिखते हैं जितना है वो सारा, सारा का सारा है ना, जितना है वो सारा, इसमें हमें पता नहीं होता है, ठीक है, इसे कहते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अब आ जाओ यहां पर, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, हमेशा अपने पीछे क्या लेते हैं, हमेशा अपने पीछे लेते हैं प्लूरल नाउन, ठीक है। फ्यू का मतलब होता है हार्डली, हिंदी में कहते हैं ना के बराबर। अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, या कह सकते हो सम। और द फ्यू का मतलब होता है जितना वो सारा, और इंग्लिश में कहेंगे सम, सम नहीं, सम तो इधर आ जाएगा, ऑल दैट आर अवेलेबल। तू कहां से आया भाई, तू निकल यहां से, फुर्सत में पहली गली में निकल, यहां से। ऑल दैट आर अवेलेबल मतलब जितना है वो सारा। तो भाई हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया, अब बिल्कुल ही गोबर गणेश है ना, और वो कह रहा है जी अभी भी समझ में नहीं आया, तो भाई फिर तो, फिर उसको तो बस क्या ही बताऊं, उसके लिए मुझे कुछ नया ही इस दुनिया में दवाई बाबा बंगाली से बनवानी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा, है ना, कि भाई पिक्चर मेथड से भी नहीं आया, हिंदी इंग्लिश से भी नहीं आया, तो भैया फिर तो बाबा बंगाली के पास चलना पड़ेगा, फिर तो वही कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल में देखो जरा क्या लिखा हुआ है, देयर आर फ्यू रुपीज इन माई वॉलेट, मेरे पर्स में ना के बराबर रुपए हैं, सो आई कैन नॉट अफोर्ड अ कप ऑफ टी, वो कह रहा है मैं कप कॉफी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसके पास कितना है, ना के बराबर है, और तो सही बात है, तभी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। डॉक्टर ने एडवाइस दिया मुझे टू टेक अ फ्यू डेज रेस्ट, डॉक्टर एडवाइस देगा कि ना के बराबर दिनों का रेस्ट ले लो, तो गलत हो जाएगा, वो कहेगा कुछ दिनों का रेस्ट ले लो, तो कुछ के लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा, अ फ्यू डेज रेस्ट। अब यहां पर उसने कहा द फ्यू डेज, द फ्यू डेज का मतलब है जितने दिन थे, द फ्यू डेज दैट आई स्पेंट विद अनारकली, अरे भाई क्या नाम लिख दिया, तो वो कह रहा है कि भैया जितने भी दिन मैंने अनारकली के साथ बिताए थे वर मेमोरेबल, वो सारे यादगार थे। तो हमने पूछा कि भैया, रांझे से पूछा कि रांझे भाई अनारकली के साथ कितने दिन बिताए, तो उसने कहा सर जी मुझे नहीं पता, लेकिन जितने बिताए थे वो सारे, तो सारे के सारे, और सारे के सारे में आता है द फ्यू डेज। आ फ्यू डेज करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने यहां लिख कर दे रखा है, तो जो गधे वाले बच्चे हैं ना उनको भी बता रहा हूं कि यहां ये लिख के दिया है, इसमें लिख के नहीं दिया होता, यहां लिख के दिया होता है कि जितना है वो सारा। दैट आई स्पेंट, दैट आई स्पेंट का मतलब है जितने दिन बिताए, कितने बिताए, हो सकता है 2 दिन बिताए हो सकता है 2 महीने बिताए हो सकता है 2 साल बिताए हो सकता है 20 साल बिताए हो, हमें क्या पता। दैट आई स्पेंट का मतलब है जितना, जितना वो सारा, भैया जो नोट्स बनाता है ना बच्चा हमारा, वो लिख देना यहां पे इसके नीचे जितना वो सारा, और इसकी वजह से ही हमने यहां पर द फ्यू लगाया है, ठीक है, इसी की वजह से हमने यहां पर द फ्यू लगाया है, ठीक है। अब अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो भैया फिर पीना पड़ेगा आपको मेरी तरह बाबा बंगाली का चूरन, फिर तो तभी दिमाग चलेगा, अदरवाइज जैसे मेरा दिमाग पढ़ा पढ़ा के बंद हो जाता है ना रात तक, थक जाता है दिमाग, क्या होता है थक जाता है, एकदम थक जाता है, बिल्कुल मैं ऐसा हो जाता हूं जैसे मरने जैसी हालत हो जाती है, बिल्कुल मतलब ऐसा होता है कि रात के 12-1 बजते बजते दिमाग ना काम करना बंद कर देता है, और ऐसा लगता है कि सांसें कभी भी निकल सकती हैं, तो फिर बाबा बंगाली का चूरन जो है वो काम आता है। पेन कहाँ गया, देखो भूलने लगे ना, जैसे ही अब 10-11 बजेंगे मैं भूलने लग जाऊंगा, तो इसीलिए मैं 9 से 10 आपकी क्लास रखी है। अब है आज का हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4, हाँ कॉन्सेप्ट नंबर 4। अगर कॉन्सेप्ट नंबर 3 समझ में आ गया हो तो दिल मारो फेंक के कि भैया कॉन्सेप्ट नंबर 4 एकदम ही क्लियर है, आपने एकदम हमें बता दिया कि भैया
क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लियर है भाई, फ्यू आ फ्यू द फ्यू। अब हम चल रहे हैं सम और एनी को लेकर, जिसका क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। सम और एनी की अगर हम बात करते हैं तो आप इसको ऐसे समझिए कि सम का यूज हम करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। किसमें करते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस में। वहीं पर एनी का यूज किसमें करते हैं? एनी का यूज करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। किसमें करते हैं? निगेटिव सेंटेंस में। और वहीं पर अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, अब आता है एक तीसरी कहानी आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम दोनों का यूज करते हैं। किसका? सम का भी और एनी का भी। तो सर हमें कैसे पता पड़ा, मतलब डिफरेंस पता चलेगा? चलो, पॉजिटिव में तो सम लगा देंगे, निगेटिव में एनी लगा देंगे, बट इनमें कैसे पता चलेगा? इंटेरोगेटिव में तो दोनों। तो भाई अगर रिक्वेस्ट हो रही होगी, रिक्वेस्ट, तो वहां लगाना सम, और अगर पूछ रहा होगा आपसे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछते समय आप लगा देना एनी। ये दोनों तरीके हैं आपके। अब आप पढ़ लेना कि उसमें रिक्वेस्ट है या उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछेगा तो एनी, और रिक्वेस्ट होगा तो सम, और पॉजिटिव होगा तो सम, और नेगेटिव होगा तो एनी। अब मैं आपसे ना एक बात पूछना चाहता हूं, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं पूछूं, जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में हाँ। मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे? मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई अगर कभी सेंटेंस में नॉट दिया होगा तो नॉट का पेयर किससे बनाओगे? बताओगे एनी से बनाओगे या सम से बनाओगे? अगर सेंटेंस में कभी भी हार्डली दिया होगा तो इसका पेयर किससे बनाओगे? फटाफट बताओ। सम से बनाओगे या एनी से बनाओगे? जल्दी करो। नॉट का पेयर किससे बनाओगे? नॉट का पेयर बताना है। नॉट का पेयर किससे बनाओगे? नॉट का पेयर किससे बनाओगे? है? आकाश ठाकुर कह रहा है अंजलि, ओ अंजलि। अंजलि बेटा सुन ले, इसकी भी बात सुन ले भाई। ये भी बेरोजगारों की महफिल का एक नया दीवाना है ना। इतने भरे कमेंट में उसको अंजलि दिखाई देगी पहले तो, और ऊपर से आवाज लगाने में मस्त है। ऐसे ही लोग भारत में, बेरोजगारों की कमी इसीलिए नहीं है क्योंकि निकम्मों की कमी नहीं है, तो बेरोजगारों की भी कमी नहीं है। बहुत बढ़िया भैया। आपने बताया था निगेटिव में एनी आता है, नॉट निगेटिव होता है, तो इसीलिए हम लोग नॉट का पेयर एनी के साथ बनाते हैं। हार्डली भी निगेटिव होता है, तो इसीलिए हम हार्डली का पेयर जो है वो एनी के साथ बनाते हैं। अब मैं कुछ और दूर करना चाहता हूं। कुछ बच्चे कहते हैं सर एनी भी निगेटिव होता है, ये भी निगेटिव, तो डबल निगेटिव कैसे लगा दोगे आप? तो मैं यही बताना चाह रहा हूं, एनी निगेटिव, एनी को निगेटिव सेंटेंस में प्रेफर किया जाता है। तो जो गधे वाले बच्चे हैं ना, जो ये कहते हैं कि भैया हमें तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मैं यहां लिख देता हूं कि मेरे भाइयों, एनी निगेटिव नहीं होता, बल्कि निगेटिव वाक्य में इस्तेमाल कैसे लें? इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप कोई गधा भी है, बिल्कुल बिल्कुल कह रहा है जी मैं तो खच्चर हूं एकदम और मेरे को समझ में, तो अब उसको भी आ जाएगा। ठीक है, ये किसी भी टाइप के बच्चे को आ सकता है। ठीक, कि भैया मेरे को एकदम समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। ठीक है भाई, चले आगे बढ़े यहां पर। तो अब ये समय नहीं, ये सब पढ़ लेना। ये पिक्चर मैंने आपको समझा दी, तो मुझे लगता है पिक्चर से बढ़िया कुछ नहीं है। अब आ जाओ फटाफट, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों में बताओ फटाफट क्या आएगा। देखो, आई डू नॉट हैव एनी बुक टू रीड, यहां पर नॉट दिया है, निगेटिव है, तो इसका मतलब एनी लिखना बिल्कुल सही है। चलो, वी हैव सम फ्रेंड्स, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो सम लिखना बिल्कुल सही है। वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर, क्या तुम थोड़ा सा पानी लोगे? भाई आपके घर पे मान लो आप में से कोई लड़के का नाम ले लेता हूं। चलो, एक लड़के का नाम ले लिया, आयुष त्रिवेदी। ठीक है, मान लो आयुष त्रिवेदी की शादी होने वाली है और लड़की वालों के यहां देखने जा रहे हैं। ठीक है भाई, जाते हैं ना, जैसे कि भाई मिलने जाते हैं, है ना। तो अब आयुष जो है वहां चला गया, तो इसके ससुराल वाले, ठीक है, फीलिंग में मत आ जाना, पहले क्वेश्चन को सुनो ध्यान से। अब इसके ससुराल वाले आए और उन्होंने कहा कि दामाद जी थोड़ा पानी लोगे? तो देखो मेरी शब्दों पे जाओ, दामाद नहीं, अंगना में पधारे, कैसे है वो करके गाना, तो थोड़ा सा पानी लोगे? तो क्या बोला? थोड़ा सा पानी लोगे। तो वो क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर सम का इस्तेमाल किया जाएगा, वहां क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। तो जब क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस समय पर आप किसका इस्तेमाल करोगे? उस समय पर आप सम का इस्तेमाल करोगे। यहां अगर एनी लगा दिया तो बवाल खड़ा हो जाएगा। अगर यहां एनी लगा दिया तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया क्यों? अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, फोर्थ वाला, आर देयर एनी गर्ल्स इन योर क्लास। अब
किसी ने पूछा है भाई क्या तुम्हारी क्लास में लड़कियां भी पढ़ती हैं, तो इसका मतलब अब ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो एनी का इस्तेमाल किया जाएगा। रिंकी ने मुझे बताया कि शी नीडेड सम मनी सम टाइम, कि उसे थोड़ा सा समय चाहिए था मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वाक्य है, और पॉजिटिव वाक्य है तो यहां पर आप सम का ही इस्तेमाल करोगे। दे हार्डली बिलीव, तो हार्डली जो है वो निगेटिव है, और हार्डली का पेयर एनी से बनता है, तो इसीलिए हमने एनीथिंग लगा दिया। अच्छा, एनीथिंग ऑब्लिक समथिंग था, तो एनीथिंग आएगा, समथिंग यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब ये अगर आपको समझ में आ गया हो कि भैया एकदम बिल्कुल क्लियर है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारे कि भैया एकदम क्लियर है, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है, ये हमें एकदम क्लियर है। क्लियर है भाई? हाँ क्लियर है भाई यहां तक? क्लियर है? बफरिंग नहीं हो रही? बफरिंग बफरिंग नहीं हो रही? झूठ बोलोगे तो, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, झूठ बोले कौवा काटे। ठीक है, चार कॉन्सेप्ट हो गए यहां तक, चौथा कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? चलो जी, अब हम आते हैं आज के कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे। आज का कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या है? तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या है वो ध्यान से सुनना। पहले आपको कॉन्सेप्ट नंबर 5 सिखाता हूं। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में एक बार लिखो जी क्लियर है। क्लियर है भाई? क्लियर है बेटा? बफरिंग हो रही है? बफरिंग नहीं हो रही यार, ऐसे क्यों वो कर रहे हो? बफरिंग हो रही है, झूठ बोल रहे हो आप लोग, बफरिंग हो रही है? नहीं हो रही भाई। क्लियर है? बफरिंग नहीं हो रही ना? ठीक है, अब आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे चलते हैं। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब आपके एग्जाम में एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि सेंटेंस, कभी भी आपको एक सेंटेंस दे देगा, और इस सेंटेंस में आपको देगा वन ऑफ, और वन ऑफ के पीछे आपसे पूछेगा नाउन, तो वो नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल नाउन होना चाहिए। लेकिन आपसे पूछेगा वर्ब, तो वर्ब होगी सिंगुलर। क्या तुम में से कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि जब वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है तो जो वर्ब है वो सिंगुलर क्यों आ रही है? क्या तुम में से मुझे कोई बता सकता है? फिर इसी के बाद, पहले तो ये बताओ, जब वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, वन ऑफ के बाद हमेशा, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन जो है वो कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर क्यों आएगी? क्योंकि मान लो उसने कहा ये बहुत सारे लड़के हैं, और इन बहुत सारे लड़कों में से एक लड़के ने एग्जाम पास कर लिया, तो बहुत सारों में से कितने ने किया? एक ने किया। तो ज्यादा में से एक जब हम लेते हैं तो चॉइस की बात हो रही होती है यहां पर, यानी कि ज्यादा में से एक, और इस एक का ही जिक्र चल रहा है, इस एक का ही जिक्र चल रहा है, तो इस एक का जिक्र होगा तो वर्ब यहां पर क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। लेकिन पेपर में बड़ा बवाल खड़ा होता है, इसी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है वो समझो। पहले तो मैं इसका एक एग्जांपल दे दूं आप लोगों को, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं यहीं पे। मान लो मैंने आपसे बोला वन ऑफ द बॉयज हैव गॉट सेलेक्टेड, बताओ क्या होगा इसमें? दूसरा, वन ऑफ, वन ऑफ देम हैज ऑब्लिक हैव नॉट रीच्ड यट, उनमें से एक अभी तक नहीं पहुंचा है। तो यहां पर जिक्र क्या हो रहा है? बॉयज में से वन, तो सब्जेक्ट वन है, देम में से एक, तो बताओ यहां पर आंसर क्या होगा? हैव की जगह होगा हैज,
और यहां पर हैव की जगह होगा हैज, क्योंकि ज्यादा में से एक। तो ये वाला तो सबको समझ में आ गया होगा, दोनों में हैज। लेकिन पेपर में आजकल इससे ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन ये बन जा रहा है दूसरा, इसी का दूसरा टाइप है। इसी का दूसरा टाइप क्या है, जरा उसको समझना ध्यान से। इसमें क्या लिखेगा, आपको ऐसा लिख देगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ध्यान से देखना, प्लस वन ऑफ, प्लस इसके बाद प्लूरल नाउन दे देगा या प्रोनाउन दे देगा, प्लस रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में या तो आपको दे देगा हु या आपको दे देगा दैट। इसको हम कहते हैं आरपी। आरपी का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। और यहां पर आपसे पूछेगा वर्ब। तो अब कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ने पढ़ाया था कि वन ऑफ के बाद तो सिंगुलर वर्ब आती है, तो वो यहां पर सिंगुलर वर्ब करते हैं। लेकिन मेरे भाई, जब ये रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आ जाए तो ये वाली वर्ब होती है प्लूरल। अब तुम कहोगे भैया प्लूरल क्यों होती है, इसका कारण बताओ। तो मैं कहूंगा भाई इसका कारण है ये वाला नाउन, ये एंटीसीडेंट का काम करता है। किसका? एंटीसीडेंट का। अब ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल ही बनेगा, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन एक पुल का काम करता है। जैसे पुल है ना, अगर यहां दो आदमी है तो इधर भेजोगे तो कितने निकलेंगे? दो। अगर एक आदमी है तो इधर भेजोगे एक निकलेगा। ऐसे इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ये प्लूरल है, तो इसकी वजह से ये वर्ब भी प्लूरल होती है। अगर यहां रिलेटिव प्रोनाउन ना हो फिर उसमें केस ये वाला आ जाता है कि ज्यादा में से एक और सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहां पर जो केस है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ये प्लूरल होता है, तो इसकी वजह से ये वर्ब क्या होगी? प्लूरल हो जाएगी। आगे बात समझ में? अब तुम कहोगे भैया इसका कोई एग्जांपल दे दो, तो एग्जांपल मैं आपको दूंगा, मुझे आंसर बताना क्या होगा। पहला एग्जांपल, शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। बताओ क्या होगा? रोहित इज, शिट भाई, एक तो सुबह से लिखते लिखते ना, रोहित इज वन ऑफ द बॉयज हु इज ऑब्लिग आर गोइंग अब्रॉड, जो विदेश जा रहे हैं। रिंकी इज one of the girls who have participated in dance competition। पिटाई खाएगा भी। सारे नोट्स क्या कर दिया इसने। हाँ जी, कहां थे भाई हम? हैज ऑब्लिक हैव पार्टिसिपेटेड इन द डांस कंपटीशन। चलो अब देखो, शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स। अब बच्चों को पता क्या लगता है कि यहां पर जो बात हो रही है वो शी की हो रही है, लेकिन शी की नहीं हो रही है। ध्यान से सुनो, इसका पिक्चर बनाता हूं। ये उसने कहा है बहुत सारी मदर्स हैं, और इन मदर्स में से उसने कहा शी एक है, लेकिन जो आगे जिक्र हो रहा है वो इन मदर्स का हो रहा है। हैव एवर लिव्ड, मतलब जो अभी तक रही हैं, जितनी भी बेस्ट मदर्स हुई हैं, तो जितनी भी हुई हैं, इसका मतलब यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो जिक्र हो रहा होता है वो इसका हो रहा होता है, एंटीसीडेंट का। तो ये अगर प्लूरल है तो इसके हिसाब से यहां पर क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले बॉयज प्लूरल है तो यहां पर इसका आंसर आर हो जाएगा। या रिलेटिव प्रोनाउन से पहले गर्ल्स प्लूरल है तो इसके हिसाब से आंसर इसका हैव हो जाएगा। बात क्लियर है? अब कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि भैया ये एकदम क्लियर हो गया। किसी के लिए बहुत आसान हो सकता है, किसी के लिए ये बहुत अच्छी चीज हो सकती है, बहुत टफ भी हो सकता है, किसी के लिए एवरेज हो सकता है, लेकिन ये मायने नहीं रखता कि इसके लिए क्या है, मायने नहीं रखता है कि समझ में आया कि नहीं आया।
बात समझ में आया? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया सभी को कि भैया जब रिलेटिव प्रोनाउन वाला केस आएगा तो मैं देखूंगा कि एंटीसीडेंट हमारा कैसा है, प्लूरल है तो प्लूरल, प्लूरल है तो प्लूरल, प्लूरल है तो प्लूरल। और जब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा तो फिर वन वन के अकॉर्डिंग जाऊंगा, सिंगुलर को लेके जाऊंगा। ठीक है जी। ठीक है भाई, तो भाई आज इतना ही रखेंगे दोस्त, क्योंकि अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना